हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस सेशन जिसमें हम लोग कर रहे हैं आपके रेगुलरली वन शॉट्स का रिवीजन, राइट। सो आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर ही रही हूँ, जिसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पे वन शॉट्स भी कर रहे हैं ताकि आप लोग के पूरे सिलेबस का रिवीजन बच्चों हो सके। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एक वन शॉट दे चुकी हूँ और यहाँ पर ये आपका सेकेंड वन शॉट है जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का रिविजन। अगर मैं वैसे बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स में सबसे ज्यादा वेटेज आपकी इस चैप्टर की रहने वाली है और बहुत सारे बच्चों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से हटाकर एक सिंप्लीफाइड वे में समझ लें तो इस चैप्टर में हमें कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए चल रही हैं बाय द चांस, पैरेलली आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेकर आ रही हूं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आज हम लोग आपका रिवीजन करेंगे विद द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारे बच्चे यहाँ पे सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और सेशन के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि एंड तक अगर बने रहोगे तो पूरे के पूरे 9 नंबर आपके हाथों में होंगे, राइट। सो शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट करे हुए, एंड आई एम होपिंग हर एक बच्चा यहाँ पे रेगुलरली नोट्स बनाएगा, कंप्लीट नोट्स बनाएगा, क्योंकि अगर कंप्लीट नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है सेशन का, राइट। तो आपको जरूरी है कि आप लोग सब कुछ लिखें और सारी चीजों को ध्यान से समझें, राइट। सो इसी के साथ मैं सेशन की शुरुआत करती हूँ जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर कोई बच्चा यहाँ पे जानता है तो जरूर चैट बॉक्स में बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं बेसिकली बात करूं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट। केमिस्ट्री में मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया है इलेक्ट्रो, एंड इलेक्ट्रो का मतलब आई थिंक हर बच्चे को पता है, हम बात करें बिजली की, राइट। यानी कि हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ ना कुछ केमिस्ट्री अगर मेरी हो रही है, उस ब्रांच को मैं क्या बोल देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देती हूँ। अब केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी और रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और रिएक्शन के मिलाप से, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो चीज बन रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सिंपल वे में समझना है आपको, बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह सुनते रहो। आपको नेक्स्ट 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे होगा, ठीक है भाई। ध्यान से बस सुनना है, ठीक है, आपको फोकस आउट नहीं करना है। सो समझो एक बात, रिएक्शन अब कैसा होगा, या तो रिएक्शन होगा या तो रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन कुछ ऐसे हैं जो हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, फेवरेबल हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं, जिनको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो होगा, राइट। सो 2 तरीके के रिएक्शन है, एक है जो मेरा स्पॉन्टेनियस है जो खुद ब खुद हो रहा है, और एक ऐसा है जो मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है, राइट। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मेरी एनर्जी निकलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मेरी एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मेरे को इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ तो वो मेरे को रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो टेक्निकली मेरी एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो रहा है। सो व्हाट आई कैन से इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या फिर इट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। 2 चीजें ध्यान से समझ लेना, राइट। यू हैव 2 थिंग्स, दैट इज एक आपके पास रिएक्शन है जो कि क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और एक आपके पास रिएक्शन है जो कि बच्चों क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस, जो आराम से हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है मैम, जो आराम से, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, जो मैम आराम से हो जाए, जो रिएक्शन आपका आराम से हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, जिसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हो नहीं रहा है, या फिर मैं बोल देती हूँ जो आराम से ना हो, जो आराम से ना हो, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि खुद ब खुद मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, है ना, उनको मेरे को आके रोज ज्ञान नहीं देना पड़ता है कि बेटा तू पढ़ ले, तुम पढ़ लोगे तो नंबर आ जाएंगे तो कॉलेज मिल जाएगा तो जिंदगी में कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको मेरे को रोज आके ज्ञान देना पड़ता है, बेटा पढ़ ले, यहाँ पे चैटिंग मत कर, चैटिंग करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, नंबर नहीं मिलने वाले हैं, फिर रोगे, राइट। तो वो बच्चों को मुझे रोज ज्ञान देना पड़ता है, रोज एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। एक बच्चा जो खुद ब खुद हो रहा है, एक बच्चा है जिसको ज्ञान देना पड़ रहा है। तो जो बच्चा खुद ब खुद पढ़ता है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो खुद ब खुद रिजल्ट लेकर आ जाएगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करूं, ये खुद ब खुद हो रहा है, यानी कि इसके पास क्या है, एक केमिकल एनर्जी है, और ये हो रहा है। तो रिएक्शन जब होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, और वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी,
राइट, मुझे यहाँ से सीधा आउटपुट मिल गया, यहाँ पर मुझे सीधा आउटपुट मिल गया है। लेकिन दूसरा केस उस टाइप के रिएक्शन का है जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है, जो बच्चे खुद ब खुद नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए रोज मुझे 5 मिनट निकालना पड़ता है ज्ञान देने के लिए, तब जाके उनके दिमाग में थोड़ा सा आता है, तब जाके वो जब तक मैम है तब तक पढ़ते हैं, पर जैसे ही मैम चली जाती हैं वैसे ही वो लोग भी चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? होता है या नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो इनको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इनको मैं क्या दूंगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको प्रोवाइड करूंगी। इनको जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करूंगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस से कन्वर्ट होंगे किसमें? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। किस में कन्वर्ट होंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। और भाई जाग गए, हालांकि लेट जाग गए, यानी कि हनुमान किस्म के बच्चे कि कर सकते हैं पर जानते नहीं अपनी क्षमताओं के बारे में, राइट। तो इनको मुझे याद करवाना पड़ता है, तब जाके ये अपने फॉर्म में आते हैं, और जब फॉर्म में आते हैं तो रिजल्ट ये भी देते हैं। यानी कि ये जब स्पॉन्टेनियस हो गया तो ये भी आपको क्या दे रहा है? अब एक केमिकल एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है? एक आपको केमिकल एनर्जी दे रहा है। सो टेक्निकली अगर मैम मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे बात करूं, क्या है इसको, एनीवे, तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास 2 केस हैं। मेरे पास यहाँ पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का केस है और मेरे पास एक यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का केस है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो पूरी कहानी है ये किस टाइप की सेल में होती है, याद रखना है, किस में होती है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। किस में होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। और जो ये वाली कहानी है ये कहां पे होती है बच्चे? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। कहां पे होती है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। इस पूरे चैप्टर में आप ये 2 किस्म की सेल्स ही पढ़ रहे होंगे, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या तो इलेक्ट्रोलाइटिक, लेकिन दोनों में हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द गिवन सेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आया तो चार बॉक्स में थम्स अप और सेशन को लाइक, ताकि भाई मुझे भी दिखना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। नथिंग इज देयर टू आपको क्रैम करना है। क्रैम करने के लिए जो चीज होगी मैं अलग से बताऊंगी, यहां पर आपको कुछ भी नहीं रटना है, समझ रहे हो? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में 3 प्रमुख हिस्से हैं आप लोगों के। सबसे पहले आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, फिर आप पढ़ते हैं कंडक्टेंस को, और फिर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो केवल इन 3 हिस्सों में ये पूरा चैप्टर आपका डिवाइडेड है। इन 3 हिस्सों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, दिस इज मैक्सिमम, क्योंकि भाई देखो आपके पेपर में नर्स्ड इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। फिर आता है कंडक्टेंस, यहां से आपका एक स्टेटमेंट और असर्शन वाला सवाल आने के पूरे चांसेस है। ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल सवाल ही बनता है, आया तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ना तीनों को ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में आपके इसी चैप्टर की है। ऑलराइट बच्चों, चलें तो बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, एक सेकेंड रुको। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। शुरू करते हैं यार पहली चीज को, और ये चैप्टर है मैम किसका? ये चैप्टर है किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से 2 चीजें होती हैं बेटा, क्या? या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। अब आप लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, पर मुझे यहाँ पे चार्ट बॉक्स में मुझे चाहिए फिर भी आपके आंसर्स, कि यार कोई तो मुझे बता सकता है कि यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक सरल भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हो? देखो 10वीं से आप बहुत चीजें पढ़ते आ रहे हो बट भूलते भी आ रहे हो। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, आप लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं? मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ऑक्सीडेशन है, होता है या नहीं होता है? राइट। यहां पर अगर मैं बात करूं उल्टा हो जाएगा, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक बात। यहां पर मैम एक और हो सकता है, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। यहां पे मैम हो सकता है क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ये तो आपने पढ़ा है कब तक? ये आपने पढ़ा है 10वीं तक। अब आ जाते हो आप 12वीं में आ गए, तो आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का छूटना, इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ना, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं किसको? ऑक्सीडेशन को।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के खाने को समझो, भूख लगी है, खाना है, तो खाना है क्या, इलेक्ट्रॉन खाना है। कहाँ खाना है बोल रहे हैं, रिडक्शन करना, किसी का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को खा रहा है। अब आपकी जो सेल है, आपकी जो सेल है, वहां पर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे आपके दो ऐसा डंडे से खड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड्स। What are electrodes? इलेक्ट्रोड्स एक सेल में क्या है, इलेक्ट्रोड्स एक सेल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, राइट क्या है, एंट्री और एग्जिट। भाई करंट अगर मैं सेल में घुसा रही हूं, मैं तुम्हारे घर में अगर जाना चाहूंगी तो मुझे एक गेट चाहिए होगा, बिना गेट के थोड़े ना अंदर जाऊंगी। सो गेट अंदर या बाहर जाने के लिए, करंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। तो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं आपके पास, यू हैव 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ सेल, जिसको मैं बोलती हूं, एक है आपके पास कैथोड और दूसरा है बेटा आपके पास क्या, एनोड। एक है कैथोड और दूसरा है बेटा क्या, एनोड। ठीक है, नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो भाई अब दोनों पे एक एक चीज हो रही है, दो काम है, दो गेट है, एक से अंदर है, एक से बाहर है। अब ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँ एक गेट से तुम अंदर भी जाओ, बाहर भी जाओ, एक गेट से अंदर आओगे, एक गेट से बाहर जाओगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन के खाने की प्रक्रिया यानी कि रिडक्शन होता कहाँ पे है बेटा, याद रखना हमेशा, रिडक्शन होगा हमेशा कैथोड पे। क्या होगा, रिडक्शन होगा हमेशा कैथोड पे, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे मैम कैसे याद करें, है ना। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको तो आई थिंक याद होगा, लेकिन जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है मेरे साथ इस चीज को याद करने का। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, और वो वर्ड है क्या, CAR। ठीक है, CAR। गाड़ी कितने लोगों को पसंद है, भाई गाड़ी तो बहुत लोगों को पसंद होगी, तो कार याद करना है। कार का मतलब क्या है, कार इज योर कैथोड, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक बात, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है मैम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चीज किसी तरफ बढ़ती है, पॉजिटिव चीज की तरफ। इसका मतलब मेरा कैथोड मैम क्या होगा, एक और वर्ड लगाएंगे आगे P, तो मैम मेरा कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। किसमें होगा, किसमें होगा पॉजिटिव टर्मिनल, इन योर पॉजिटिव टर्मिनल इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक बात, तो ये वर्ड याद रखना है, एंड द वर्ड फॉर यू इज दैट इज CARP। क्या याद रखना है, CARP। कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन की वजह से कैथोड मेरा क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल। क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है भाई सभी लोगों को। तो आ जाते हैं इस चैप्टर की पहली समरी के ऊपर, और ये आपके पेपर में आएगी, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन योर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक भाई, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो सारे बच्चे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, एक यहां पर आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहां पर क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यहां पर कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक बात, क्लियर है, कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है, चार्ट बॉक्स में एक बार। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं आगे फिल करवाऊंगी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, बट अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। उल्टा लिख लेना बाकी एनोड के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनिक सेल, और इसका एग्जाम्पल क्या होगी आपकी, कुछ भी बोल सकते हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट, या फिर हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर को भी यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैथोड और एनोड की कहानी कौन बच्चा मुझे बताएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसको हम आगे जाके फिल कर दें जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कवर करेंगे। सारे बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को क्लियर हो गई है ये बात, क्विकली इन द चैट बॉक्स बोलो।
ओके, सो यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? ओके, सो बस देखो यहाँ पे फर्क, यहां पर अगर मैं फर्क लिख दूं, अगर आप चाहो तो यू कैन राइट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फिनोमेना यहाँ पे सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी आपकी अगर मैं बात करूं कैथोड पे आपका रिडक्शन ही होगा। ठीक है भाई, ओके, सो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये टेबल आपके पास आपके हाथ में आ जाएगी, दैट इज योर फर्स्ट टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए। और यहाँ पर बेटा आप लोगों को केवल क्या याद रखना है, आपको अपनी नर्सरी क्लास में जाना है जहाँ पे आपको क्या सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था ए बी और सी। क्या सिखाया गया था? ए बी और सी, यानी कि ए माने तो मैम पहले क्या लिखते हैं, एनोड, बीच में लगाएंगे ब्रिज, और सी पे मतलब तो कैथोड। ठीक है मैम, एनोड पे मैम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और मैम कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है मैम, यानी कि अगर आपके पास एक मेटल है जो मेटल से मेटल टू पॉजिटिव में जा रहा है, और एक और है जो एन है जो N2 पॉजिटिव से N में जा रहा है, राइट। देखो गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2+ है, यानी कि क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 2+ है, यहाँ पे 0 है, यानी कि क्या है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है मेरा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, राइट। सो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम, उसका हो रहा है, यानी कि M से M2 पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, बीच में ब्रिज लगाना है। फिर रिडक्शन किसका हो रहा है, N2 पॉजिटिव से N, राइट। सो जब भी आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, आप कुछ ऐसे, या तो वो आपको ऐसे देगा, या तो आपको ऐसे देगा, या तो आपको रिएक्शन की फॉर्मेट में देगा, राइट। तो अगर इस तरीके से दे रहा है तो आपको ये समझना है कि आगे क्या लिखा है, एनोड है, यहाँ पे जो लिखा है वो आपका क्या है, कैथोड है, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आप लोगों के लिए क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाली बात अगर हमारी समझ में आ जाती है, तो अब सेल में दो चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जो कि है E0 और जो कि है साथ में ई सेल। ठीक है, E0 और ई सेल। E0 इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या है, आपके पास मेटल्स हैं, ठीक है, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, लेकिन मैं यहाँ पे अब मैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी एक टर्म में अगर मैं एक मेटल की टेंडेंसी की बात करूं, तो E0 रिडक्शन एंड E0 ऑक्सीडेशन, दो तरीके से आप E0 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, E0 रिडक्शन एंड E0 ऑक्सीडेशन। दिस इज टेलिंग द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू रिड्यूस। This is talking about ability of metal to oxidize। ठीक है, आपको आपकी एनसीईआरटी में एक दी हुई है टेबल जिसमें सभी मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको टेबल मिलेगी, हर एक मेटल दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है आयरन 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर जगह मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके रिएक्टेंट साइड पे होंगे, कहां पे होंगे, रिएक्टेंट साइड पे होंगे, दैट मींस ये खा रहा है, खाना कहा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सबका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक वैल्यू दिया होगा x, इसका एक वैल्यू दिया हुआ है y, राइट। सो आपको हर एक मेटल का वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया। अब आपको ये याद नहीं करना, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, राइट। सो वहां पर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको कौन से मेटल को, अब आपके पास 2 मेटल्स है, राइट। अब आपको देखना है कौन सा मेटल रिड्यूस करना है, कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, जब आपको पेपर में 2 मेटल देगा और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ तो देगा,
राइट, वो कुछ तो देगा आपको, राइट। हो सकता है उसने आपको ऐसा दिया कि जिंक 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या फिर वो आपको ऐसे देगा लिख के, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक का ई नॉट है फॉर एग्जाम्पल 0.4, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का ई नॉट है 0.74 फॉर एग्जाम्पल। उसने आपको ऐसा दिया। अब आपसे पूछेगा कि भाई किसको तुम्हें एनोड बनाना है, किसको तुम्हें कैथोड बनाना है, ठीक है। तो यहां पर दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों को दिया गया है तो आप लोगों को देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होना चाहता है, और जो रिड्यूस होना चाहता है वो कहां पे जाता है, कैथोड पे जाता है। तो अगर आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ज्यादा किसका है, देखो यहां पर इसका है, तो इसको आप क्या बनाएंगे, कैथोड पे बना देंगे, और इसको आप कहां पे बना देंगे, एनोड पे बना देंगे। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को ये बात यहां पर क्लियर हुई? क्विकली इन द चैट सेक्शन, बोलो बोलो बोलो, क्विकली इन द चैट सेक्शन। एवरीवन, समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, चलिए, तो यहां तक अगर हमारी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इससे आगे कि हमारे को अगर अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का दिया गया, राइट, फॉर एग्जांपल आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो उस केस में आप लोग क्या कर रहे होंगे? कौन बताएगा मुझे क्विकली इन द चैट सेक्शन? कौन बताएगा? अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और उससे आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अब यहाँ तो आपने कर लिया। अच्छा, अब मैं ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप लोग के लिए लिख देती हूँ। ई नॉट सेल इज बेसिकली ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट, और एनोड पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। दोनों के पोटेंशियल्स को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ऑल राइट बच्चों, तो दोनों का सेम पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, दोनों को माइनस कर दो, यहां से आप लोगों का ई नॉट सेल आप लोगों का बच्चों निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक मेटल है, फॉर एग्जाम्पल मेटल जो है आपका मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल में जा रहा है, और इसका आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.4। ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, देखो रिडक्शन हो रहा है। तो अगर तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, बस सिंबल को चेंज कर दो, -0.4 हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं बात करूं ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर किसके हो जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बस आगे साइन लग जाएगा एक माइनस का, ठीक है, बस आगे साइन लग जाएगा एक माइनस का, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें अभी तक आपने सीखी? आपने सीखा कि कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, इट इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं ई नॉट ऑफ सेल मुझे लिखना है, तो पहले मुझे सेल बनाना आना चाहिए। सेल बनाने के लिए मुझे ABC लिखना है, पहले एनोड फिर बाद में कैथोड। एनोड पे मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, कैथोड पे मुझे रिडक्शन करवाना है। साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों की ई नॉट सेल लिखने की, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के बराबर मेरा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ई नॉट निकालना सीखा। अब एक चीज होती है ई सेल, दैट इज योर EMF, राइट। जब तुम सेल में कोई करंट पास नहीं कर रहे हो तब उस सेल का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप ई सेल बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए आपको दिया जाता है नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, राइट। सो मैम व्हाट इज दिस? अगर मैं बात करूं नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आपको या तो इक्वेशन की फॉर्म में दे देगा या वो सेल लिख के देगा। अब आप लोग देखो, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है यानी कि अगेन 2 प्लस से 0 में जा रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और ये n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। F क्या है, आपका फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500। R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है 8.314। T आपका क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है बात, राइट, क्लियर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रूम टेम्परेचर पे ले लूं, एट रूम टेम्परेचर, राइट, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया तो ये मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ये मेरा कांस्टेंट है। तीनों कांस्टेंट अगर आपके हो गए तो यहां से आपकी नर्स्ट इक्वेशन हो जाती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव है, और याद रखना है कंसंट्रेशन केवल आयंस की ली जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नर्स्ट इक्वेशन। पर याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब आप ले रहे हैं क्या, रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है फॉर योर नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? ऑलराइट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं नर्स्ट इक्वेशन की, यहां पर याद रखना, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे बोला, इसने जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा था और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा था। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 2 और 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन होती, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है और Ag से Ag पॉजिटिव में जा रहा है, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो यहां पर आपको मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में बराबर करने होते हैं, राइट। यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका इक्वेशन में आएगा यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जा रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है। यहां पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो अब दोनों ही अलग अलग है, तो क्या करना है, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी आएगा 6 और यहां भी आएगा 6, तो इन दोनों इक्वेशन में आपका क्या आएगा, 6 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे। सो मेक श्योर करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको हमेशा बराबर ही लेने हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन की सेल और रिडक्शन की सेल दोनों में बराबर ही होने चाहिए। यहां पर मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास इक्वेशन थी, दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग यू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, या तो तुमको ऐसे देगा या तो तुमको ऐसे भी दे सकता है, जैसे इसने एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, बीच में आपका ये लग जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। तो दोनों ही फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में देगा तो आपको ये लिखना आना चाहिए, उस फॉर्म में देगा तो आपको ये लिखना आना चाहिए। वहां से यहां तक कैसे आओगे, वहां से यहां तक कैसे आओगे, आपके पास एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे जाएंगे, तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की साइड। कैथोड पे ऑक्सीडेशन को गेन करना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू कॉपर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बराबर क्यों करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, यहां से क्या आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक इज गिविंग यू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, राइट। सो यहां से आपको ये लिखना आना चाहिए और यहां से आपको ये लिखना भी आना चाहिए। दोनों चीजें आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रखने हैं दोनों हाफ सेल के लिए, हाफ सेल एनोड की, हाफ सेल कैथोड की, हाफ सेल ऑक्सीडेशन की, हाफ सेल रिडक्शन की। ठीक है बच्चों,
ओके, सो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आएगा, आपका नर्स्ट इक्वेशन हो जाता है तो नर्स्ट इक्वेशन के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, रिलेशनशिप आनी चाहिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट के बीच में, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, आपके पास क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, 11th में पढ़ा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को ही बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे आपका जो ई सेल है वो बराबर क्या हो जाता है, जीरो के, किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। तो ये जीरो है, ये ई नॉट सेल है, ये माइनस 0.0591 अपॉन एन है, और ये क्या है, लॉग के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट। अगर इतना हो गया है, अगर इतना मेरा हो गया है, अगर इतना मेरा निकल के आ चुका है, यानी कि अगर मेरा आ चुका है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, तो यहां से लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, n इंटू ई नॉट अपॉन 0.0591, ठीक है। और अब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी क्या है, log a इक्वल्स टू अगर b है तो a क्या हो जाएगा, 10 की पावर b। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि log के बेस में आप 10 होता है, क्या होता है, log के बेस में आपके 10 होता है। तो यहां से अगर ये ऐसा है तो k इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 10 की पावर n ई नॉट upon 0.0591. So this is your relationship between K equilibrium and your E naught of the cell. ठीक है भाई, या तो वो तुम्हें डायरेक्टली log K equilibrium की वैल्यू पूछ सकता है या K equilibrium की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो उसको 10 की पावर में बस लेके चले जाओगे, वो आपको K equilibrium की वैल्यू दे देगा, ठीक है भाई, क्लियर है। सिंपल फॉर्मूला है, मतलब देखो एमसीक्यू आया तो डायरेक्टली फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बट अगर डेरिवेशन आई तो आपको डेरिवेशन भी आनी ही चाहिए, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आप लोगों का, नेक्स्ट फॉर्मूला है आप लोगों का, यहां पर अगर मैं बात करूं, दैट इज योर, कहां गया, यहां पे नहीं है तो मैं लिख देती हूं, दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं क्या क्या चीजें हैं यहां पे आपकी, दिस इज योर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये आपके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जो भी आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एफ इज योर फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 96500, और ई नॉट आपका, जो ई नॉट आप निकालते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। यहां पे वैल्यू किस में आएगी, जूल पर मोल में, ठीक है। तो उसको किलो जूल पर मोल में करना है तो 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो यहाँ आई मीन डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। 3 फॉर्मूले देखो सीखे आपने अभी तक, 4 ई नॉट सेल का सीखा है, फिर ईएमएफ निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन सीखी है, फिर के इक्विलिब्रियम और ई नॉट के बीच का रिलेशनशिप है, उसके बाद चौथा है आपका डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला। यहां पर आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी यहां से कंप्लीट हो जाती है, और हम बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट की तरफ जो कि है कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। आई थिंक देखो फॉर्मूला वाइज से बहुत सिंपल है। कंडक्टेंस क्या है, अगर मैं बेसिक शब्दों में बोलूं, कंडक्टेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो कैपेबिलिटी है उसको रोकना। किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने की कैपेबिलिटी को कितना वो रोक सकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। उससे उल्टा होगा कि कितना वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकता है, दैट इज योर कंडक्टेंस। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल होता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, G से। किससे, G से। तो G बराबर क्या हो जाता है 1 बाय R, यानी कि 1 बाय रो A बाय L, ठीक है, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूं, इसको अगर मैं 1 बाय रो को बोलूं, इसको हम लिख देते हैं K A बाय L, ठीक है, दिस इज G, ठीक है,
अभी हालांकि हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, कंडक्टेंस। अच्छा, 1/ρ क्या होता है, क्योंकि रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ क्या हो गया, कंडक्टिविटी, राइट। सो ये जो K है ये यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी। अब आपको सवाल आएगा इसकी SI यूनिट का, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम। तो G की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। और अगर इसकी खुद की यूनिट की मैं बात करूं तो आप इसको लिख सकते हो सीमेन। क्या लिख सकते हो, सीमेन। क्या लिख सकते हो, सीमेन भी लिख सकते हो। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स या फिर सीमेन। ठीक है भाई, क्लियर है। कहां से आया फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला आपका ये आया KA/L। क्या आया, KA/L। यहां पर एक चीज को डिफाइन करने की जरूरत आ जाती है और वो है मेरा क्या, सेल कांस्टेंट। व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट। अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोड्स है दो, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो ये एरिया है दैट इज L, ये फिक्स्ड है, इसको तो आप बदलोगे नहीं, ठीक है। सेल में आपका जो L है वो फिक्स है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका जो ये एरिया है, यानी कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी फिक्स्ड है, राइट। तो यहां पर अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करूं तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, G* से। और G* क्या होता है, L/A। क्या होता है, L/, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में ले रहे हो या मीटर में ले रहे हो। अगर मीटर में ले रहे हो तो मैं सेंटीमीटर में लिख देती हूँ, दैट इज सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। यानी कि तुम्हारा सेल कांस्टेंट बदलता नहीं है, तुम्हारा सेल कांस्टेंट जो है वो बदलता नहीं है, ठीक है भाई, ओके। चलो तो आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर और वो है हमारी कंडक्टिविटी। क्योंकि हमने समझ लिया भाई, हमने कंडक्टेंस में इंट्रोडक्शन ले लिया था कंडक्टिविटी का, और जो लोग हमें बताते हैं उसके हिसाब से कंडक्टिविटी है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन मैं आपको एक नई डेफिनेशन यहां पे देना चाहूंगी जो आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, राइट, ताकि आप भूलें ना उसको। तो अगर मैं बात करूं, आपने एक टर्म डिफाइन कर ली है, अगर मैं पहले कंडक्टेंस लिख देती हूं तो हमने लिखा था G इज इक्वल्स टू KA/L, यही लिखा था ना हमने, राइट, यही लिखा था, राइट। तो मैं यहां से जो कंडक्टिविटी है उसको क्या लिख सकती हूँ, GL/A लिख सकती हूँ। और L/A को मैं क्या बोलती हूँ, सेल कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, G इंटू G* इज योर K। क्या ये वाली बात सभी लोगों को क्लियर है, K हो गया G इंटू G*, ठीक है, ऑल राइट। चलो समझते हैं, अगर मेरे पास एक सेल है, आई हैव अ सेल, ठीक है, मेरे पास एक सेल है, इसमें जो यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जेनरिक आइडिया लेते हैं। तो मेरा लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और मेरा जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है भाई इतनी बात, एवरीवन क्लियर, ऑलराइट। सो अगर मेरी इतनी बात क्लियर है आप लोगों को तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, L इंटू ए, दैट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको 1 cc बोल सकते हैं, राइट, 1 cc बोल सकते हैं। और 1 cc को क्या बोलते हैं बेटा, 1 ml भी बोल सकते हैं इसको, राइट। सो अगर मैं यहां पर जो ये G* था, अगर मैं इस G* को, अगर मैं G* को यहां पे लिख रही हूं K इज इक्वल्स टू GL/A, और मेरे पास ये सेल है जिसका 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यहां से मेरा K बराबर क्या आ जाएगा, G के। क्या बराबर आएगा, G के। आएगा या नहीं आएगा, राइट। सो मैं यहां पर ये डिफाइन कर सकती हूं कि कंडक्टिविटी मेरी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही है, ठीक है।
of a cell that has 1 ml of your electrolytic solution. क्या है? 1 ml of your electrolytic solution. अगर मेरे पास 1 ml, देखो मैंने प्रूव करा है यहाँ पे, अगर मेरे पास 1 ml सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? वो उसकी कंडक्टेंस के बराबर होगी। यानी कि 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस जो होगी वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। राइट तो ये एक डेफिनेशन इसकी मिल जाती है आप लोग को, जो आप लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट सो मैं यहाँ पे वॉल्यूम से इसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। फॉर्मूला तो आपके सामने है ही, अगर डेफिनेशन में जाओ तो आप डेफिनेशन बोल ही सकते हो कि कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। मतलब अगर हम बोले कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज इन सीमेन मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। मैंने 1 मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लिया ताकि हम वॉल्यूम में इसको डिफाइन कर दे। राइट अगर मैं यूनिट की बात करूं तो K बराबर क्या है मेरा? K बराबर मेरा क्या है? G A बाय एल था, L बाय ए था। क्या था? L बाय ए था। और G क्या है मेरा? G मेरा होता है सीमेन। ये अगर मैंने, अब मैं सेंटीमीटर में लिख रही हूं तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप सीमेन मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने जो लेंथ की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में लिया है या मीटर में लिया है। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितने बच्चों को कंडक्टिविटी क्लियर हुआ? आई थिंक ये हर एक बच्चे को आप क्लियर होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं। और कंडक्टिविटी अगर मेरा हो जाता है तो हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ मोलर कंडक्टिविटी कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब आई नो कि मैम हमने डेफिनेशन तो सभी ने पढ़ी है बट आप डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। राइट तो मैं यहाँ पे आपकी डेफिनेशन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है, मोलर यानी तो वर्ड आ गया मोलैरिटी। राइट तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो कि क्या है? 1 मोल ऑफ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल KCl लिया है तो मैंने अगर 1 मोल KCl से अपना इलेक्ट्रोलाइट बनाया, किससे बनाया? 1 मोल KCl से मैंने अपना इलेक्ट्रोलाइट बनाया। इस वाले सोल्यूशन की मैं मोलैरिटी क्या बोल सकती हूँ? मोलैरिटी क्या हो जाती है? मोलैरिटी इज N/V इन लीटर। ठीक है और यहां पर N मैंने 1 ले लिया है, वॉल्यूम लीटर में ही है। ठीक है राइट क्लियर है? तो अगर इतना हो गया तो यहां से मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है अगर मैं वॉल्यूम ml में लेना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? 1000/m। वॉल्यूम इस लिक्विड सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी? 1000/m। ठीक है तो अब अगर मैंने आपको ये बताया है कि 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, क्या है? जो कंडक्टेंस है वो क्या है? K है। वो क्या है? K है। अभी पीछे प्रूफ किया है। तो अगर मेरे पास 1000/m ml सोल्यूशन है तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी बच्चे? इसकी कंडक्टेंस क्या होगी? सिंपल मेथड है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, K × 1000/m। होगी या नहीं होगी? K × 1000/m। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा क्या? मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? किसी को समझाना है मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज बेसिकली योर द वॉल्यूम when the volume of the solution is 1000/m ml, उस सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको बोलेंगे क्या? मोलर कंडक्टिविटी। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ, कंडक्टेंस होती है, उसको बोल देंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों क्लियर है? कितने बच्चों के बात क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की तो फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज 1000 × K/m। आया कहां से वो आपको मैंने बता ही दिया है, 1000 × K/m। ठीक है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज योर मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको डिराइव भी कर सकते हैं अगर आप चाहो। ठीक है ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्राइव ना करना चाहो तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, दैट इज सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों कितने बच्चों को क्लियर है?
इन द चैट बॉक्स क्विकली। देखो अगर आपको डिराइव करना है तो मैं लिख देती हूँ, ऊपर क्या है K है और नीचे क्या है M है। सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, क्या होता है मोल लीटर इनवर्स, राइट। और अगर मोल लीटर इनवर्स है मेरे पास तो मैं मोल लीटर इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स मोल, और लीटर बराबर किसके होता है, लीटर बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे सेंटीमीटर -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर की पावर +3 और मोल, तो क्या हो जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है, क्या हो जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, यहाँ पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो सकती है सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा यूनिट भी आपकी आ सकती है फॉर योर मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? देखो लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी आप लोगों को पूरी चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं वन शॉट में आपको ये कंप्लीट करवा रही हूँ, एंड इससे बेटर और इससे क्रिस्प आपको नहीं मिल सकता। अगर आप इसको डिटेल में पूरा फॉलो कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये वन शॉट में रिवाइज भी हो जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है, राइट। सो ढंग से बने रहना है और इसको पूरे नोट्स को आपको बनाना है, ठीक है। चलो तो आपने ये 2 बातें सीख ली, अब बात कर लेते हैं यार डाइल्यूशन की, क्योंकि कंडक्टिविटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर मैंने डाइल्यूशन करा, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, 1 लीटर पानी था 2 लीटर पानी कर दिया, 3 लीटर पानी कर दिया, मैंने क्या किया वॉल्यूम बढ़ाई, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, कंडक्टेंस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं कंडक्टेंस की यहां पे बात करूं, पहले मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन में आयंस थे, अब मैंने अगर इसको डाइल्यूट कर दिया तो मैंने अब 2 लीटर बना दिया। एग्जाम्पल के लिए कैसे समझ रहे हैं, आपको मैंने 50 बच्चों को एक स्टोर में बंद कर दिया, अब आपसे मैंने कहा भागो, तो आप भाग पाओगे? मुझे लगता है एक दूसरे में टकरा के एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो घायल कर दोगे। लेकिन वहीं अगर मैंने तुमको एक बहुत बड़ा हॉल दिया और कहा अब भागो, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ा है तो आप आराम से भाग पाओगे, यानी कि आपकी यहाँ पे मूवमेंट बढ़ेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं अगर यहाँ पे डाइल्यूशन कर रही हूं, इफ आई एम डूइंग डाइल्यूशन, तो क्या कर रही हूं, मेरे पास स्पेस बढ़ रहा है, राइट। तो मेरा फ्लो ऑफ आयंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है फ्लो ऑफ आयंस बढ़ रहा है, और अगर मेरा फ्लो ऑफ आयंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फिर मेरी क्या बढ़ रही है कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है कंडक्टेंस मेरी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी या नहीं बढ़ रही होगी, जल्दी से चैट बॉक्स में, बढ़ रही होगी या नहीं बढ़ रही होगी, राइट। सो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस मेरी इंक्रीज करेगी, कंडक्टेंस मेरी इंक्रीज करेगी ऑन योर डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी लोगों को? ऑलराइट, ओके। So let us talk about the next thing, that is your conductivity. Conductivity क्या था K, और इसी को हम पता है क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ml या मैं बोलूँ 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको मैं बोल रही हूँ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मेरा नीचे वाला जो टर्म है ना, वो यहाँ पर वो जो चीज है वो आपकी नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी, समझना, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी डाइल्यूशन में तो मेरा हमेशा जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, राइट। सपोज करो तुमने 2 आयंस लिए हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, और अब तुमने 2 आयंस ले लिए हैं 2 लीटर सोल्यूशन में, यहां से वैल्यू आई है 1, यहां से वैल्यू आई है 2 और यहां से वैल्यू आई है 1, तो तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या हुई है डिक्रीज हुई है। तो इकलौती टर्म जो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेगी वो होगी बेटा आपकी क्या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी ऑन डाइल्यूशन,
आपके पेपर में ये 20,000 बार सवाल आ चुका है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, क्योंकि केवल एक ही चीज डिक्रीज करती है। देखो कंडक्टेंस बढ़ रही है, जो आगे पढ़ेंगे वो भी बढ़ेगा, केवल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी, या तो इसका नाम वो कंडक्टिविटी देगा या फिर वो इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दे सकता है। दोनों ही डिक्रीज करेगी। स्टेटमेंट असर्शन में सवाल आएगा क्यों करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों के क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। इस वजह से आप लोगों की जो कंडक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज करेगी ऑन डाइल्यूशन। ऑलराइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में छाप लो कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी स्लैश स्पेसिफिक कंडक्टेंस decreases because number of ions per unit volume decreases। ठीक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार ये आपसे स्टेटमेंट असर्शन में पूछा गया है, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज 1000 इंटू के अपॉन एम। ठीक है, क्या है? 1000 इंटू के अपॉन एम। एम क्या होता है? एम इज मोलारिटी, दैट इज एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। ठीक है, यही होता है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के इंटू वी अपॉन एन। यानी कि तुम जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन करना है यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा लैम्डा एम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है कि आप अगर वॉल्यूम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपकी लैम्डा एम इंक्रीज करेगी, राइट। डाइल्यूशन पे क्यों इंक्रीज करेगी? अब सवाल आएगा मैम क्यों करेगी और कैसे करेगी। अब आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चे, वो दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं भाई? जो आराम से अपने आयंस में टूट जाए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात कर रही हूँ तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तुमने डाला और ये टूटा, ठीक है। इसके केस में अगर तुमने NaCl डाला, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि मतलब ये कितना टूटेगा, वो मैक्सिमम ही होता है, राइट। मैं मान के चल रही हूँ मैक्सिमम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल तुमने एक NaCl डाला तो एक NaCl पूरा का पूरा टूट के दो आयंस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस केस में जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम है। अब देखो आपका जो क्या कहते हैं कंडक्टिविटी है, बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस बढ़े, या तो तुम्हारी टेंडेंसी टू फ्लो बढ़े। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके जो नंबर ऑफ आयंस है वो ऑलरेडी मैक्सिमम है। हाँ, बट क्योंकि आप लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने से आपकी टेंडेंसी टू फ्लो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज तो होगा पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, राइट। इंक्रीज तो होगा पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सवाल आएगा कि यार मैम इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा भाई? इंक्रीज कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं चाहती हूं कि यहाँ पे यार ये ग्राफ आ जाए, बट ये शो नहीं हो रहा है। खैर चलो ठीक है, अगर मैं ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, ये लैम्डा एम है और ये मेरा कंसंट्रेशन को मैं एंड रूट सी से शो कर रही हूं। तो जो मेरा ग्राफ आता है ना, वो कुछ ऐसा आता है, राइट, कुछ ऐसा आता है। ठीक है, यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जब आप लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करना यानी कि देखो C इज इक्वल्स टू N अपॉन V। जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोलर था, अब 0.8 मोलर हुआ, फिर 0.7 मोलर हुआ, यानी कि कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो आप देख रहे हैं कि आपकी लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। ये मेरा y एक्सिस पे है और ये मेरा x एक्सिस पे है। ग्राफ क्या होता है लाइन का? y इज इक्वल्स टू C प्लस mx। y एक्सिस पे बच्चों क्या है? y एक्सिस पे क्या है मेरा? लैम्डा एम। ठीक है, C अभी नहीं पता मुझे। x एक्सिस पे मेरा क्या है? x एक्सिस पे मेरा क्या है? अंडर रूट सी। ठीक है, अच्छा, जब इस लाइन को एक्सट्रापोलेट करोगे
आगे लेके जाओगे, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या है, ये लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है। जब तुम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, जब तुम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन को घटा रहे हो तो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। बट ये बढ़ते 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 एक पॉइंट तक जाकर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्या, लैम्डा नॉट एम, दैट इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो आपको इस ग्राफ की क्या वैल्यू देती है, इंटरसेप्ट, दैट इज लैम्डा नॉट एम इज योर इंटरसेप्ट। और यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट आप डाल सकते हैं m के लिए, इस लाइन के स्लोप के लिए, दैट इज a। तो ये इक्वेशन आप लोग याद करते हैं, बट आई डोंट थिंक आपको याद करने की जरूरत है। दिस इज अ ग्राफ फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन योर डाइल्यूशन। आई थिंक हर बच्चे को ये भी बात क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपका जो लैम्डा m है वो इंक्रीज कर रहा है कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करके, राइट, डाइल्यूशन करके, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर पे इसकी वैल्यू आपकी 8 है, तो 0.9 पे इसकी वैल्यू हो गई 9, फिर 0.8 पे इसकी वैल्यू हो गई 10, फिर 0.7 पे इसकी वैल्यू हो गई 11, फिर 0.6 और डाइल्यूट किया फिर भी रही 11, फिर आपने 0.5 और डाइल्यूट किया फिर भी रही 11। यानी कि आपने देखा कि आप जब डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपका ये वैल्यू बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पे आके ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, इसके बाद ये नहीं बढ़ता है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी को लैम्डा नॉट एम बोल देते हैं, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें निकालना होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई थिंक आप लोगों को मैंने बता दिया है, जो ये आपका ग्राफ आप बनाते हैं इसका जो ये इंटरसेप्ट वैल्यू है ये आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दे देता है। क्लियर है बच्चों, एवरीवन क्लियर, समझ में आ गया? आई होप आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हर एक बच्चे का एग्जाम बहुत ही ऑसम जाए, सो आई थिंक यू पीपल शुड रेसिप्रोकेट इट एज वेल। अब मैं बात कर लेती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि यार ये देना नहीं चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देना नहीं चाहता है, मतलब आराम से डिसोसिएट नहीं करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेती हूँ CH3COOH की, तो ये आपको CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव देता है, बट कंप्लीटली नहीं देता है, राइट। तो यहां पर आपने एक वैल्यू समझी होगी, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, या फिर मैं बोलूं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अंडर रूट K/C। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अंडर रूट K/C, यानी कि इक्विलिब्रियम में आप ये पढ़ के आते हैं, राइट। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर रही हूं, यानी कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रही हूं तो मेरा अल्फा बढ़ जाएगा, है ना। तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम था वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वो आपका इंक्रीज किया तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो पहले कम आ रहे थे, डाइल्यूशन होने के बाद आपके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आने लगेंगे, डाइल्यूशन के बाद आपके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आने लगेंगे, और एबिलिटी टू फ्लो तो बढ़ ही रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है। तो अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं डाइल्यूशन की वजह से। पहला है, मेरे आयंस भी ज्यादा आ चुके हैं और उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी भी बढ़ चुकी है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालूं तो यहाँ पर आपका वेरी शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है, वेरी शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि मैम अगर आप इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलें, अगर आप इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलें, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो आपका ग्राफ जो है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे आपका लैम्डा एम और यहाँ पर अंडर रूट सी बता रही हूँ, यहाँ पर अंडर रूट सी बना रही हूँ, तो यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये एकदम शार्प इंक्रीज आप लोगों का देखने को मिल जाता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बोलेंगे मैम इसका लैम्डा नॉट एम कैसे निकाले, यानी कि मैम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाले, क्योंकि अगर तुम इसको कहीं पे भी आगे ले जाओ क्या ये कभी भी इस एक्सिस को टच करेगा, नहीं करेगा, पैरेलली चला जाएगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ से आप इसका लैम्डा नॉट एम नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं, अगर आपको लैम्डा नॉट एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो आपकी आती है बेटा कहां से, वो आती है आपकी कोहल-रैश लॉ से। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कोहल-रैश लॉ क्या कहती है?
कोलरैश लॉ आपको ये कहती है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस चीज के बराबर है, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है। यानी कि अगर मैं CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रही हूं तो ये अपने आयंस में टूटेगा, किसमें, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर है इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के। फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा लिया NH4OH, इसकी किसके बराबर होगी, ये टूटेगा किसमें, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये किसके बराबर है, इसकी किसके बराबर है, इसके बराबर ही है, इसके आयंस के सम के बराबर ही है, राइट। तो जो भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल K2SO4 है, K2SO4 किस में टूटेगा, 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, राइट। तो ये भी किसके बराबर होगी, यहां पर मैं इसको इसके बाहर लिख देती हूं, और राइट, तो इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। ये कौन बोलता है, कोलरैश लॉ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से आएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहां से आएगी, आप लोगों की इस इक्वेशन से आ जाएगी। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों सभी लोगों को, ऑलराइट। चलो तो अब इस चैप्टर का अंतिम पार्ट पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा करने की इसको जरूरत नहीं है, डिटेल में मतलब इतना भी जाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मतलब इससे बाहर नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिकली योर कन्वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू योर केमिकल एनर्जी। यानी कि ये जो सेल है, यहाँ पर एक ही सेल है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में कर रही हूँ, एक सेल में करूँ या 2 सेल में कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो मैं इसको एनर्जी दूंगी, तो ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ये आपको एक एनर्जी रिलीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यानी कि मुझे इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी और ये मुझे एक देगा केमिकल एनर्जी। क्या देगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पर ये निकल कर आ जाता है। इस सेल में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के पास यहाँ पे भी कैथोड है, यहाँ पे भी एनोड है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। देखो कैथोड पे याद रखना कौन मूव करता है, यहाँ पे C फॉर कैथोड एंड C फॉर कैटायंस। क्या मूव करेगा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी है ना आपके पास एक मेटल, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है, वो ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है, रिडक्शन में भी जा सकता है। तो कैथोड पे याद रखना है C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायंस, A फॉर एनोड, A फॉर एनायंस। क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक बात, क्लियर है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। कैथोड पे कैटायन, अब भाई कैटायन है, कोई भी कैटायन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा और यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे एनायंस जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल N नेगेटिव है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका N नेगेटिव यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके जो भी एनायंस है, राइट, कोई भी नेगेटिवली चार्ज चीज है, कोई भी एनायन है, वो आपका एनोड पे जाएगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लेगा। जैसे कि Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे Cl2 में, जैसे कि Na पॉजिटिव यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे अगर मैं बढ़ूं तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका क्या, फैराडेज लॉ। क्या है, फैराडेज लॉ। और फैराडेज ने 2 लॉ दी, उसने मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में 2 लॉ दी, जहां से आपका एक न्यूमेरिकल पेपर में बन सकता है। पहली लॉ ने, बहुत सिंपल बात है, आई थिंक बहुत अंडरस्टूड बात है ये। पहली लॉ में उसने ये बोला कि एक केमिकल रिएक्शन कितना होगा
डिपेंड करता है कि तुमने उसको कितना करंट दिया। अब तुम कितने दिन जियोगे, कितना तुम चल सकते हो, डिपेंड करता है कि तुमने कितना खाना खाया, राइट। मेरे अंदर जितनी एनर्जी है उतना ही मैं काम करूंगी, मेरे अंदर जितनी एनर्जी मैं उतने दिन ही जीवित रहूंगी, राइट, उतने दिन ही मैं जीऊंगी। सिमिलरली जितना तुम इसको करंट दोगे उतना ही आपका जो है उतना ही आपका जो मेटल है डिपॉजिट। अब भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप अगर मैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर की बात करूं, जैसे कॉपर का यहाँ पे प्योरिफिकेशन किया जाता है, राइट, तो यहाँ पर आपके पास एक दो इलेक्ट्रोड है, दोनों कॉपर के, ठीक है। तो कॉपर टू पॉजिटिव से यहां पर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर को मैं यहां पे प्योर कॉपर में कन्वर्ट करती हूं। तो मेरे को जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, राइट। सो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको फॉर एग्जांपल ये एनोड है, ठीक है, तो एनोड से यहां पे कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है, ये आपका इम्प्योर है। कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इम्प्योर कॉपर से आपका कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। यहां पर ये कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है यहां पर इसमें, और यहां पे आपको प्योर क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है किस पर, आपके कैथोड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कैथोड का ही तो रिडक्शन होगा ना। कैथोड में क्या रिएक्शन है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू Cu, दिस इज प्योर, एंड ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कहां पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, ये कहां हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। एनोड पे अगर मैं बात करूं तो कॉपर जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये वाला जो कॉपर है ये क्या है, इम्प्योर कॉपर है। ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है, ये आपका एनोड पे हो रहा है। मतलब जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर है वो भी आपका कुछ इस तरीके से ही हो रहा होता है, ठीक है। एक सेकेंड कर रही हूं कॉल, ठीक है। तो ऐसा आपका यहां पर ये हो जाता है, ठीक है। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये बोल रही है कि कितना प्योर कॉपर आया है, डिपेंड करता है तुमने कितना करंट दिया है, राइट। तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट पास्ट। उसमें तुमने कितना करंट पास किया है, क्या डिपेंड करता है, तुमने उसमें कितना करंट पास किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिख देती हूं चार्ज, ठीक है। और अगर मैं इस चार्ज को बोलूं तो ये क्या होता है, बराबर किसके, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। सो W इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ठीक है। जब ये सिंबल हटता है तो यहां पे आता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं ZIT, ठीक है। और ये Z बेटा क्या होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो हम चर्चा कर सकते हैं कि Z कैसे आपने बनाया, लेकिन अभी आप लोगों का एग्जाम है, सो आई जस्ट वांट यू टू वर्क ऑन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये फॉर्मूला समझना है, और जब आप बोलोगे मैम ये Z क्या है, तो आप लोगों को Z की वैल्यू याद रखनी है, Z क्या होता है। अगर मैं बात करूं W इक्वल्स टू हमने ZIT कर दिया, ठीक है। तो Z आपको अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से, Z क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल जो भी आप ले रहे हैं, अपॉन में उसका n फैक्टर, ठीक है, इनटू में 96500 यानी कि फ्राइडेज कांस्टेंट इनटू I इंटू टी। और इसी फॉर्मूले पे आपका जो है पेपर में सवाल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल, I इज योर करंट इन एम्पियर्स, T इज योर टाइम, कितने टाइम तक आपने रिएक्शन को चलाया, इन सेकेंड्स, ठीक है। N इज योर N फैक्टर एंड दिस इज योर फैराडेज कांस्टेंट। कॉपर अगर कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो N की वैल्यू क्या होगी, 2। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे N की जगह पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले पे आपके सवाल बनेंगे आपके पेपर के ऊपर, पेपर के अंदर। तो समझ लेना है, फर्स्ट लॉ ने ही सेकंड लॉ में भी जो बोला है वो फर्स्ट लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड ही है। फर्स्ट लॉ ने बोल दिया है कि आपका जो वेट है वो करंट, जितना भी आप उसमें करंट पास कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W इक्वल्स टू ZIT आया, Z को खोलेंगे, Z का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Z, मॉलिक्यूलर मास अपॉन N इंटू 96500, ठीक है बच्चों। साथ ही में अगर मैं सेकेंड लॉ की बात कर दूं तो उसने सेम ही बात बोली है, इसने बोला है कि
अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो अकर कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल इक्विवेलेंट के, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ये हमने ऑलरेडी मतलब बता ही दिया। जैसे अगर मैंने W इक्वल्स टू IT लिखा था और यहाँ से मेरा W इक्वल्स टू ZIT आया, तो यहाँ पर मेरे को ये इसने बोला है, राइट। कैसे? अगर मेरा करंट और टाइम सेम है, अगर मेरे पास दो सेल हैं जिनको मैंने सेम करंट दे रही हूँ सेम टाइम के लिए, तो उसका जो केमिकल इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके Z के। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ फॉर कांस्टेंट I एंड T, ठीक है। एक सेल है W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 हो जाएगा, W2 दूसरी सेल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके Z2 के लिए। अगर उसका I और T दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ से W1 अपॉन Z1 बराबर आ जाएगा IT के, यहाँ पर W2 अपॉन Z2 आ जाएगा IT के बराबर। और अगर ये IT के बराबर है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, W1 अपॉन Z1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन Z2। आप मतलब कि दो सेल को कंपेयर करके यहां से वेट निकाल सकते हैं अगर उनको सेम करंट सेम टाइम के लिए दिया है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब आई थिंक ये फर्स्ट लॉ से ही निकला हुआ है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल्स टू क्या है, ZIT, यानी कि M मॉलिक्यूलर मास इंटू I इंटू T अपॉन N फैक्टर इंटू 96500 इज योर अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड ऑफ द मेटल। अब वो तुमसे कुछ भी निकाल सकता है उस फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, कोई सारी चीजें देगा, बस एक चीज नहीं देगा, वो आपसे पूछ लेगा, फॉर्मूला आपको लगाना है और आंसर आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। ये आपका मेन सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। बचता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, उसके लिए जो मैं ये नोट्स दे रही हूं इनको आप लोग फॉलो कर लेना। यानी कि अगर मैं बात कर लूं सेल की, ठीक है, देखो दो टाइप की बैटरीज है आपके पेपर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो प्राइमरी बैटरी वो है जो आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपकी रिमोट की बैटरी है, जैसे कि आपकी घड़ी की बैटरी है जो आपकी दीवार पे लगती है, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। सेकेंडरी बैटरी वो है जिसको आप एक बार यूज करके बार बार रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि आजकल की सारी बैटरीज है, फोन की बैटरी होगी, इन्वर्टर की बैटरी होगी, या फिर मैं बोलूँ आपकी कार की बैटरी होगी। मतलब आजकल तो कार भी रिचार्जेबल आती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, राइट। सो जो भी रिचार्ज होगा वो आपकी सेकेंडरी है। तो प्राइमरी बैटरी में रिएक्शन केवल एक ही बार होगा, वो डेड हो जाएगी और उसको दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल याद रखना, ड्राई सेल जिसका एक और नाम है लीलांचे सेल इसको बोलते हैं, ये हमारे इस्तेमाल की जाती है ट्रांजिस्टर या क्लॉक्स में, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी बैटरी हो गई, ठीक है। प्राइमरी बैटरी का एनोड क्या है, जिंक कंटेनर। ये थ्योरेटिकल है, हालांकि बहुत चांसेस नहीं है यहां से आपके सवाल आने के, बट क्योंकि 5 मार्कर में आपका एक सवाल बैटरी से बन सकता है, हालांकि इसके साथ एक चॉइस भी होगी आपकी, बट आई विल बी सेइंग कि आप एक बार थ्योरी आपके पास होनी चाहिए, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। एनोड जिंक होगा, कैथोड पे आपका कॉपर मतलब कार्बन होगा जिसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और कार्बन को इसके चारों तरफ रख देते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपका बनता है कैथोड, ठीक है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है आपका NH4Cl का सोल्यूशन और जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन। एनोड पे क्या है, जिंक। तो देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा आपका, अगर मैं बात करूं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कर रहा है, जिंक जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो आप देख सकते हैं MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnOH में, और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NH3 में बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, तो इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिचार्ज करके एक बार करंट दोगे और उसके बाद दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे तो रिचार्ज कर सकते हैं। इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार उसको इस्तेमाल कर लोगे वो बताएगा कि आपकी वो बैटरी कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, आजकल सबसे ज्यादा कॉमनली इसको इस्तेमाल किया जाता है आपके इन्वर्टर्स में, या आपकी इन्वर्टर में पूछ सकता है, MCQ में आ सकता है, इन्वर्टर में कौन सी बैटरी होती है, इट इज लेड स्टोरेज बैटरी विच इज एन एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। इसका एनोड आपका लेड का बनेगा, कैथोड आपका लेड और PbO2 का बनेगा। 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पर आपका ऐसा इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा होगा। इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, एनोड पे अगेन आपका ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे अगेन आपका रिडक्शन है, दोनों को कंबाइन कर दो, ये आपका फुल सेल इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कुछ ही बात है, देखो मैंने आपको बोला था याद क्या करना है, केवल इतना पार्ट याद करना है, इससे पहले का कुछ याद नहीं करना है, सब समझने की बात थी जो आई थिंक आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर समझ ली होगी। लास्टली फ्यूल सेल से बहुत बार सवाल आता है, तो फ्यूल सेल गैल्वेनिक सेल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। मतलब ये फ्यूल्स है, मीथेन, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, इनको जब बर्न करते हैं तो ये एनर्जी निकालते हैं, और उस एनर्जी को यूज करने के लिए जो सेल इस्तेमाल करी जाती है उसको फ्यूल सेल बोल देते हैं, राइट। इसका सबसे
सक्सेसफुल एग्जाम्पल है आपका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, पानी को बनाने, पानी भी आजकल हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए हमने फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये दो कुछ पॉइंट्स है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मतलब आई थिंक प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी से इंपॉर्टेंट ज्यादा है फ्यूल सेल, तो आप ये सारे पॉइंट्स अगर लिख देंगे तो आपको वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये फ्यूल सेल की आपकी इक्वेशन है। कैथोड पे आपका ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस का रिडक्शन हो रहा है, और कंबाइन इक्वेशन में आपको यहाँ पे वाटर मिल रहा है एज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, लास्टली कोरोजन। कोरोजन क्या है? आई थिंक हर बच्चे को पता है कि आपका मेटल जब डिप्लीट होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। अगर आपका जो मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल टेंड टू गेट ऑक्सीडाइज, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन में चला जाता है, तो उसके ऊपर एक सरफेस आ जाती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, या फिर मैं बोलूँ कॉपर और ब्रॉन्ज के ऊपर एक ग्रीन सी सरफेस बन जाती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन अगर मैं आयरन के लिए पर्टिकुलरली बोलूं, वहां से आपको एमसीक्यू मिल सकता है। अगर आयरन के फेरस आयन है, Fe2 पॉजिटिव जो आयंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फेरिक आयंस में Fe3 पॉजिटिव में, राइट। Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में, और वहां पे आपको रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि रस्ट का क्या फॉर्मूला है और कोरोजन आयरन का क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं सरफेस को केमिकल से पेंट, जैसे कि बायसफेनॉल, पेपर में अगेन ये एमसीक्यू आ सकता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय अनदर मेटल जो रिएक्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल जिंक या फिर टिन, और जिंक वाले को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इनर्ट मेटल है। अगर आपने किसी रिएक्टिव मेटल के ऊपर आपने एक इनर्ट मेटल लगा दिया तो अब इनर्ट मेटल तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो मेटल जो सरफेस है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी लॉन्गर टाइम पीरियड तक, राइट। तो आप पेंट कर सकते हैं या आप लोग गैल्वेनाइजेशन इलेक्ट्रोकेमिकली कर सकते हैं, राइट। सो यस, इसी के साथ ही चैप्टर फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, और आई एम मेकिंग श्योर कि आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि कल हम लोग 2:30 बजे करेंगे आप लोगों का CBSE का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो रिलीज किया है उसका सॉल्यूशन लाइव 2:30 बजे दोपहर में। तो आप सभी लोग वहाँ पे जरूर कनेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और PYQ की सीरीज मेरी एज इट इज चलती रहेगी ऑल्टरनेट डेज पे, तो सब कुछ चल रहा है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बस रेगुलरली मेरे को फॉलो करना है एंड सेशन को लाइक करना है। अगर सेशन पसंद आया और इसको लगा आप लोगों को हेल्पफुल है, जरूर कमेंट करके जाना हाउ डिड यू लाइक द सेशन विद अ येलो हार्ट, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो सेशन को लाइक और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। कल 2:30 बजे मुझसे कनेक्ट करेंगे आप लोग। और अगर आप लोग अडा 247 के ऐप पे जाके अपनी CUET की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यू कैन एनरोल इन द साइंस महापैक्स जो कि अवेलेबल है ऑन द ऐप, और उसमें डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज Y513। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज कि मैम क्या CUET क्या है या कैसे है, या फिर 12th में कैसे प्रिपरेशन करना है, या कोई भी डाउट है आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आस्क योर फेवरेट टीचर करके गूगल फॉर्म दिया गया है, वो आप लोग फिल कर सकते हैं मेरे नाम से, दैट इज आयुषी मैम। और अगर आपकी क्वेरी मेरे तक आती है तो मैं आप लोगों को कॉल करके जरूर हेल्प करूंगी कि कैसे आप लोग को अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आपको आगे लेके जाना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, और कैसे एज अ विनर इमर्ज होना है। सो विद दैट लेट अस एंड टुडेज सेशन। मिलूंगी आपसे कल दोपहर 2:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करेंगे जरूर, और सेशन को लाइक करके जाएंगे। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।